नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी में ना एक पन्ना ऐसा है जिस पर आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर की मुलाकात। चलिए आज इसी ऐतिहासिक और विवादास्पद मुलाकात की परतों को जरा खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई। सोचिए, ये सवाल ही इस पूरी कहानी के टेंशन को सामने लाता है और हमें सीधे मुद्दे के दिल में ले जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस विवादास्पद मुलाकात के पीछे आखिर लॉजिक क्या था। देखिए, उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और बोस का मानना था कि ब्रिटेन की ये मुश्किल भारत के लिए एक मौका है। उनका फैसला किसी आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी स्ट्रैटेजी पर आधारित था। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। उन्हें यकीन था कि भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए बाहरी सैन्य मदद बहुत जरूरी है। और यहीं पर दोनों लीडर्स के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ बोस का लक्ष्य था भारत की आज़ादी, तो वहीं दूसरी तरफ हिटलर का इरादा सिर्फ ब्रिटेन को कमज़ोर करना था। उसे किसी देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। ये टकराव इस गठबंधन की नींव में ही था। लेकिन बोस के लिए जर्मनी पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उनका बर्लिन तक का सफ़र वो तो अपने आप में एक पूरी थ्रिलर कहानी है। सोच कर देखिए ये कितना ज्यादा जोखिम भरा था। कलकत्ता में अंग्रेजों की कड़ी निगरानी से बचना, फिर मौलवी का भेस बनाना और अफगानिस्तान के उन मुश्किल रास्तों से गुजरना, मतलब उनका बर्लिन तक पहुंच पाना ही उनके जबरदस्त इरादों का सबूत था। बर्लिन पहुंचते ही बोस ने वक्त जाया नहीं किया। बड़े नेताओं से सपोर्ट मिलने का इंतजार करते करते उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने आंदोलन की नींव रखी, जिसमें एक रेडियो स्टेशन और यहाँ तक कि भारतीय युद्धबंदियों से बनी एक छोटी मिलिट्री यूनिट भी शामिल थी। और फिर वो दिन आ ही गया, मई 1942, फ्यूरर का हेडक्वार्टर। लेकिन ये मीटिंग वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उम्मीद की जा रही थी। असल में ये उम्मीदों से एकदम उलट थी। देखिए, बोस ने क्या मांगा, एक असली मिलिट्री पार्टनरशिप। वो भारत की आज़ादी के लिए ठोस मदद चाहते थे। लेकिन हिटलर ने क्या दिया? सिर्फ वो मदद जो जर्मनी के अपने फायदे के लिए थी, जैसे प्रोपेगेंडा के लिए रेडियो का इस्तेमाल और बोस को जापान भेजने के लिए एक सबमरीन का इंतजाम। कहते हैं कि जब हिटलर ने बोस से उनके पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में जानना चाहा, तो बोस ने बिना झिझके ये तीखा जवाब दे दिया। इससे पता चलता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे और ये मीटिंग कैसे एक बहुत ही, कह सकते हैं, कड़वे मोड़ पे खत्म हुई। हिटलर से मिली इस निराशा ने बोस को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अब उनका फोकस यूरोप से हटकर सीधा एशिया की तरफ चला गया था। और इस नई स्ट्रैटेजी के तहत बोस ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यूरोप से एशिया तक, एक पनडुब्बी में। ये उस वक्त का एक बहुत ही रेयर केस था जब वॉर के बीच एक सिविलियन को जर्मन सबमरीन से जापानीज सबमरीन में ट्रांसफर किया गया हो। पूरे 90 दिन। सोचिए, 90 दिनों तक वो खतरनाक समुद्री सफर पर थे। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस पूरे सफर के खतरे और बोस के जबरदस्त जज्बे को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि बोस के इन फैसलों को इतिहास में कैसे याद किया जाता है। और यहीं से शुरू होती है उनकी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेगेसी की कहानी। देशभक्ति और नैतिक समझौते के बीच की एक कभी न खत्म होने वाली बहस। देखिए, बोस के इन एक्शन का असर बहुत सीधा और गहरा था। आज़ाद हिंद फौज यानी INA के बनने और बाद में उसके सैनिकों पर चले मुकदमों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की वफादारी की नींव हिला दी। इसी ने आगे चलकर 1946 के नेवी विद्रोह को भी हवा दी और अंग्रेजों को ये साफ हो गया कि अब इंडिया पर जबरदस्ती कब्जा बनाए रखना मुमकिन नहीं है। और यही वो बहस है जो आज तक चलती आ रही है। एक तरफ उनके सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं कि बोस एक प्रैक्टिकल देशभक्त थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए उस वक्त जो भी रास्ता मिला उसे अपनाया। तो वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं जो ये तर्क देते हैं कि एक नरसंहार करने वाली सरकार से हाथ मिलाना एक ऐसा नैतिक समझौता था जिसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, बोस की हिटलर से ये मुलाकात, क्या ये उस वक्त की एक सामरिक जरूरत थी या फिर बुराई के साथ एक सौदा? इतिहास की यही तो खूबी है, ये हमें ऐसे ही मुश्किल सवालों के साथ छोड़ जाता है जिनका कोई एक आसान सा जवाब नहीं होता।